आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नेक्स्ट पीएम बहुजन और भीम एक कदम भीम मिशन की ओर यूट्यूब चैनल में। सर्वप्रथम आप लोग सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। हमारे बीच में बैठे हुए हैं माननीय हाजी फजल रहमान जी, जो समाजवादी पार्टी में 1992 से जब पार्टी की स्थापना हुई थी, एक संस्थापक कोर कमेटी के सदस्य जो पिछले 28 सालों से निरंतर पार्टी में अपनी ऊर्जा देने का काम कर रहे हैं, जो पिछले 10 साल से हाईकमान के आदेश अनुसार पार्टी में जिला महासचिव के पद पर रहे। आइए हम जानते हैं इनसे कि आज के दौर में जो हाथरस जिले की जो जनता सवाल उठा रही है कि आखिर हमारे जिले में जिलाध्यक्ष क्यों नियुक्त नहीं हो पा रहा है, तो हम सीधे संवाद करते हैं हाजी साहब से कि आखिर जिले में जिलाध्यक्ष कब नियुक्त होगा, इसके बारे में हम पूछते हैं। समाजवादी पार्टी जनपद हाथरस का जिलाध्यक्ष लॉकडाउन होने की वजह से देरी हो गई। आप बहुत जल्दी हाथरस का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। तो लॉकडाउन में जैसे बाबूजी आपने बताया कि लॉकडाउन की वजह से, मतलब लॉकडाउन में जैसे आगरा के नियुक्त हो चुके हैं, मथुरा के नियुक्त हो चुके हैं, तो क्या हम ये माने कि पार्टी के जो यहाँ पर जो कद्दावर नेता है वो अपना मनपसंद जिलाध्यक्ष चुनना चाहते हैं, या पार्टी हाईकमान किसी और को जिलाध्यक्ष, और आखिर किस समाज के व्यक्ति को दोबारा से जिलाध्यक्ष बनाना चाहती है हाईकमान? ये अधिकार तो सिर्फ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को है और किसी को नहीं है। वो क्या सोचेंगे, हाथरस के ऊपर क्या रणनीति होगी, उसके आधार पर वो बनाएंगे। हम सब लोग तो उनके पीछे। तो जैसा कि बाबूजी ने आदेश किया है कि जल्दी ही जिले में जिलाध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आदेशानुसार नियुक्त होगा। तो बाबूजी जैसा कि अभी जो लोकसभा के चुनाव गए हैं और सपा बसपा और भी संगठनों के गठबंधन से जो प्रत्याशी रहे माननीय रामजीलाल सुमन जी, तो क्या हम ये समझें कि जैसे अभी गठबंधन तो चुनाव 2019 के चुनाव के बाद टूट गया, तो आगामी चुनाव 2022 में है, तो क्या हम आस लगा सकते हैं कि 2022 में भी हमारा गठबंधन हमें देखने को मिल सकता है? वैसे ये फैसला तो हाई लेवल पे हाईकमान जाने के बारे में बार संभावना ऐसी जताई जा रही है कि इस बार गठबंधन नहीं होगा। गठबंधन नहीं होगा, तो जैसा कि साथियों बाबूजी ने बताया कि गठबंधन नहीं होगा और गठबंधन होने के जो आसार है वो न के बराबर हैं। तो बाबूजी जैसा कि सबको मालूम है कि इस पूरे भारतवर्ष में एक जो मुस्लिम समाज का जो तबका है वो बहुत बड़े पैमाने पर, तो मैंने देखा है कि वर्तमान सरकार जो वर्तमान समय में जो सरकार चल रही है उसने जैसे कोविड-19 के स्टार्टिंग में जमात को लेके, जो दिल्ली में जो जमात हुई थी उसको लेके मुस्लिम समुदाय को बहुत ही परेशान किया था और उन पर कि इन्होंने ही फैलाया है इस तरीके की जो टीका टिप्पणी की थी, तो उसको लेकर जो मुस्लिम समाज में जो रोष है बीजेपी को लेकर, तो मैं आपसे पहली बात तो ये जानना चाहूँगा कि आखिर ये रोष किस पार्टी की तरफ मूव करेगा, मुस्लिम समाज का जो चेहरा है उसको किस पार्टी की तरफ मूव करेगा, और किस पार्टी को 2022 में सत्ता स्थापित करने का काम 2022 में मुस्लिम समाज करेगा, इसके बारे में भी हमें अवगत कराइए। अगर भारत देश की बात की जाए तो मुस्लिम समाज ने हमेशा भारत के अंदर जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियाँ उनका साथ दिया है। हमेशा मुसलमान समाज का वोट धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को हमेशा गया है। और रहा सवाल उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश में तो मुसलमानों का 90% वोट समाजवादी पार्टी को जाता है और 2022 में भी समाजवादी पार्टी को जाता है। तो आप तो इसका मतलब हम ये मानें कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी? तो पक्का है। इसके लिए आप लोग क्या काम कर रहे हैं, अभी से क्या तैयारियां हैं? इसके लिए जनता में जा रहे हैं, जनता को पार्टी से जोड़ने का काम किया जा रहा है। तो जनता का रुख है 22 में चुनाव समाजवादी पार्टी से? रुख है जनता का। हम अपनी जो हमारी सरकार की 2017 से लेकर 2012 से 17 तक जो उपलब्धियाँ थी तो जनता को हम बता रहे हैं, घर घर जाकर जनता को बता रहे हैं और जनता को समझा रहे हैं और जनता को पता भी है
कि जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो योजना लागू है वो योगी सरकार ने सारी बंद कर दी, जनता इसको भली बात से समझ। तो आपने जो 2022 से 17 तक जो काम करा है जनता के बीच में जाके लोगों को जो जैसे एम्बुलेंस हुई और पुलिस की जो गाड़ियाँ, ये जितनी भी तमाम जो उपलब्धियाँ हैं जो माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश सरकार में जब लागू की, तो इसके साथ साथ आपको शायद जनता को जो है बीजेपी की पार्टी में जितने झूठे वादे किए थे, और वो उन झूठे वादे इसलिए क्योंकि उन्होंने जितने भी तमाम मतलब सपने दिखाए थे, जो गरीब जनता है वो एक भी जो है सपना साकार नहीं किया। तो ये भी शायद आप लोग जनता को जाके बता रहे हो। बिल्कुल बता रहे हैं जनता को, इन सब बातों से अवगत करने के साथ आप देखिए तो उनकी सरकार अच्छी है। जनता खुद कह रही है, अब तो गली मोहल्ले चौराहे पर चाय की दुकान पर सब जगह, बस में, रेल के सफर में सब जगह चर्चा होने लगी है कि अगली बार 2022 में समाजवादी के सिवा दूसरे रुपये मिलेंगे। तो समाजवादी पार्टी में सब समाज के लोग हिस्सेदारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली 3-4 महीने से देखा है कि अधिकतर चाहे एनकाउंटर के नाम पर चाहे दबंगे के नाम पर अधिकतर ब्राह्मण समाज को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है ना। तो मैंने देखा है कि ब्राह्मण समाज भी अब समाजवादी पार्टी की तरफ मूव कर रहा है। तो अब आगे मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जो पूरे भारत की जो सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है, सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है, उसने जो 78 अरब रुपये का जो अमेरिका से जो कर्ज लिया है, तो आखिर उस कर्ज को लेकर उन्होंने क्या किया, कैसे उस पैसे को गरीब जनता में लगाया। क्योंकि मैंने देखा था कोरोना के काल में बाबूजी के द्वारा काफी गरीब, असहाय, बेबस, लाचार व्यक्ति को आटे का, तेल का, मसालों का जो आर्थिक योगदान दे के उनको सहायता करके जो है जिनके घर में चूल्हे नहीं जल पा रहे थे उनको चूल्हे जलाने का बाबूजी ने काम किया। काफी तमाम संगठनों में भी काम किया। तो क्या वास्तव में सरकार केवल पैसा इकट्ठा करके, चाहे विश्व बैंक का कर्जा ले रही हो या कोरोना के उसमें जो पैसा इकट्ठा कर लिया उसका पैसा इन्होंने यूज किया है? जनता के बीच में तो कोई पैसा यूज नहीं किया, तो 50 लोगों के बीच में सारी कहानी। जितना भी पैसा सरकार किसी भी फंड से अर्पित कर रही है, भारतीय जनता पार्टी सरकार, चाहे केंद्र की हो यूपी की हो, जितना भी पैसा किसी फंड के लिए अर्पित कर रही है वो सारा पैसा 50 लोगों के बीच में है। जो इनके सहयोगी, चाहे अडानी वगैरह जितने भी हैं उन्हीं के बीच में सारा पैसा, जनता के बीच में नहीं है। अगर जनता के बीच में होता तो दिखाई देता। हमारे जो सरकारी वो आए थे, किट आई थी, वो सरकारी किट आई थी, हमारे वार्ड में एक भी किट नहीं होती। अच्छा, वार्ड नंबर 15 में सरकारी एक भी राहत सामग्री यहाँ पर नहीं बटी है, जैसे बाबूजी हमें बता रहे हैं। तो बाबूजी आप एक चीज़ और हमें नोट कराइए, जैसे आपने बोला 50 लोगों में, क्योंकि ये शब्द बहुत छोटा है मगर इसकी अहमियत बहुत बड़ी है। क्योंकि इस कोरोना काल में जो कोविड-19 का जो काल रहा है, इसमें क्या है कि सरकार ने सरकारी एम्प्लॉयज़ की एक दिन की 2 दिन की जो वेतन काटा, और फंडिंग के नाम पर भी जो है प्रधानमंत्री राहत कोष के नाम पर भी अरबों खरबों रुपए इकट्ठे किया। और ये पैसा मैं आज देख रहा हूँ कि राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसी जगह जहाँ कांग्रेस की सरकार से उनके विधायकों को तोड़कर, विधायकों को खरीद कर उस पैसे का यूज किया जा रहा है। क्या मैं सही सोच रहा हूँ? बिल्कुल सही सोच रहे हैं। और ये जो किसी भी जो है केंद्र सरकार की बड़ी घिनौनी हरकत है। जो ये खेल खेला गया, राजस्थान में खेला गया, ये कर्नाटक में खेला गया, ये मध्य प्रदेश में खेला गया, ये बहुत घिनौनी हरकत है। क्योंकि इस समय महामारी का दौर है और सरकार को इस महामारी पे ध्यान देना चाहिए, मगर ये सरकार बनाने पे ध्यान दे रही है। और इसी बीच में आपको बता दूं कि इसी कोविड-19 के दौरान कई अमीर जो उद्योगपति हैं उनका हजारों लाखों करोड़ रुपए माफ भी किया गया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप पर वैसे पैसा नहीं है इस महामारी से लड़ने के लिए, आप विश्व बैंक से पैसा ले रहे हो, और वहीं आप जो धनाढ्य लोग हैं जिनके मिल और बिजनेस चल रहे हैं और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगी हुई है, उनके आप पैसे माफ कर रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं सरकार का उंगली खड़ी करता है। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए, और बाबूजी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बेशकीमती समय हमारे बेशकीमती समय में से निकाल कर हमको दिया। आपका
छोटा भाई सचिन अम्बेडकर और हमारे बीच में एक कदम भीम मिशन की ओर यूट्यूब चैनल के संस्थापक और जो कवर करते हैं मेरे छोटे भाई विशाल भाई और नेक्स्ट गेम बहुजन के संस्थापक अनंत बोध भी बैठे हुए हैं। इन्हीं बातों के साथ विराम चाहता हूँ। क्रांतिकारी जय हिंद।